इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्लड। दैट ब्लड इज बेसिकली सर्कुलेटिंग फ्लूइड, और ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है ये हमारे थ्रू आउट जितना भी बॉडी है इसके अंदर रन करता है। इस फ्लूइड को मूव करवाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर देयर इज अ पंपिंग ऑर्गन दैट इज ऑल्सो नॉन एज हार्ट। इसको हम लोग हार्ट का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि इस फ्लूइड को पंप करवाता है। फिर हमारे पास आ जाती हैं ब्लड वेसल्स। दीज आर द बेसिकली चैनल्स जिसके अंदर ये ब्लड हमारा सर्कुलेट कर रहा होता है। यही वजह होती है कि इन ब्लड वेसल्स की वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम मूव करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट इज नॉन एज ब्लड। और ये ब्लड जो है अगर हम लोग इस वीडियो को देखें तो इसमें हमारे पास ब्लड दैट इज बेसिकली अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। डिफरेंट सेल्स जो हैं कोलेक्टिवली ब्लड कहलाते हैं। ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स के थ्रू रन करता है, और जितने भी हमारी बॉडी के डिफरेंट एरियाज हैं वहां से इन वेसल्स के थ्रू मूव करता है टूवर्ड्स द पंपिंग ऑर्गन। दैट पंपिंग ऑर्गन इज बेसिकली नॉन एज द हार्ट। तो यहां पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। इसमें ब्लड सेल जो है वो हमारे पास 45% है, जिसमें सबसे पहले रेड ब्लड सेल हमें नजर आ रहा है। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्लेटलेट्स, दीज आर द फ्रेगमेंट्स। फिर हमारे पास मौजूद होते हैं यहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स, डिफेंडर्स ऑफ आवर बॉडी। इसके बाद हमारे पास जो 55% है दैट इज प्लाज्मा। ये जो येलो कलर का हमें नजर आ रहा है दैट इज प्लाज्मा। तो ये हमारे पास ओवरऑल ब्लड की कॉम्पोजिशन बनाते हैं। फिर इसमें अगर हम लोग डिस्कस करें कि ब्लड हमारी बॉडी के कितने परसेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज 1/12 ऑफ आवर बॉडी, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड लाइट के अंदर हमारे पास हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर मौजूद है। जी स्टूडेंट, हमारे पास प्लाज्मा दैट इज 55% ऑफ आवर ब्लड। ये जो प्लाज्मा है इसमें हमारे पास 90% के करीब जो है वो वाटर मौजूद होता है। दैट वाटर इज बेसिकली इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि हमारी बॉडी का मेन वाटर जो रिजर्वायर है वो प्लाज्मा ही होता है। फिर हम लोग मूव करते हैं इसके नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, दैट इज 10% ऑफ सॉल्युबल कंपोनेंट। ये जो सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज रखते हैं। इनको याद करने के लिए हम लोग ये थोड़ा सा एक निमोनिक्स बनाते हैं दैट इज नॉन एज पीएच विंग। दैट पीएच विंग इज बेसिकली इलिस्ट्रेटिंग द कंपोनेंट्स जो कि हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे P4 दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये कितने परसेंट होती हैं। सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला कंपोनेंट है प्लाज्मा के अंदर दैट इज दीज प्रोटीन्स, जो कि 7 to 9% मौजूद होती हैं। इन प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। रिमेंबर, इनका रोल किसमें है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर। फिर हमारे पास H आ रहा है, दैट H मींस हार्मोन्स। मतलब ये कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन जो सेल से रिलीज होते हैं, जो एंडोक्राइनल सिक्रीशन हैं, दे आर बेसिकली नॉन एज हार्मोन्स, एंड दोज हार्मोन्स आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड प्लाज्मा। That blood plasma basically regulating or transporting these hormones from the site of production to the site of action. फिर हमारे पास आ जाता है W, that is known as विंग का पहला पार्ट है, और W से हमारे पास यहां पर है वेस्ट। मतलब ये कि मेरी बॉडी के अंदर जहां पर भी वेस्ट प्रोडक्ट है, आइदर इट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड और सम काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, बोथ आर वेस्ट मटेरियल्स। तो इन वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना ये भी प्लाज्मा का ही रोल होता है। फिर हमारे पास आ जाती है I फॉर इनऑर्गेनिक आयंस। ये जो इनऑर्गेनिक आयंस है हमारे पास, यहां पर स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनकी परसेंटेज क्या है। इन इनऑर्गेनिक आयंस की परसेंटेज हमारे पास 0.9% है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि इस 0.9% का 2/3 पोर्शन कौन से आयंस होते हैं? तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, कोलेक्टिवली हम लोग इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं हमारे पास, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, जो कि हमारे पास एमसीक्यूज भी बनती है। और ये ब्लड पीएच जो है वो 7.4 रेंज करती है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है N, दैट N मींस न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास,
ये कौन कौन से होते हैं? अब न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास जो है, अगर हम लोग डिस्कस करें तो इन न्यूट्रिएंट्स में हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स और डिफरेंट प्रोटीनिशियस प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। इसमें से कोलेस्ट्रॉल की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट स्टीरॉयडल हार्मोन्स, तो ये हमारे पास इसके रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। फिर हमारे पास लास्ट पे है जी, दैट मीन्स गैसेस। तो गैसेस जो हैं हमारे पास, इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी किसके थ्रू होती है? जी बिल्कुल, प्लाज्मा के थ्रू जो है वो हमारे पास इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब ये था हमारे पास प्लाज्मा, उसके कंपोनेंट्स और उनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ये है जी हमारे पास इन ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन। तो आप में से कोई बता सकता है कि हमारे पास ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल्स? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल, ब्लड सेल्स की जो सिंथेसिस है हमारे पास, दैट इज एक्चुअली नॉन एज हीमोपोइसिस। ठीक है, इसको फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर हर सेल की हमारे पास सिंथेसिस वेरी करती है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जितने भी ब्लड सेल्स हैं, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग फ्रॉम द प्रिकर्सर सेल्स या स्टेम सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो यहां पर हमारे पास ब्लड स्टेम सेल जो है दैट इज बेसिकली द पेरेंट सेल। अब इसमें से हमारे पास फर्दर दो के अंदर डिवीजन हो जाती है इसकी। एक है जी हमारे पास लिम्फॉइड सेल्स और दूसरे हैं हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल्स। अब लिम्फॉइड जो हमारे पास स्टेम सेल्स हैं, इनसे हमारे पास बनेंगे लिम्फोब्लास्ट और उनसे फिर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की सिंथेसिस होगी। तो ये बात क्लियर कीजिएगा, यहीं पर एमसीक्यूज भी बनता है कि लिम्फोब्लास्ट से हमारे पास बेसिकली बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं। फिर बी लिम्फोसाइट हमारे पास एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे की, दैट इज बेसिकली द माइलोब्लास्ट स्टेम सेल्स। इससे हमारे पास जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी इसी से बनते हैं और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हमारे पास क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। फिर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखें हमारे पास आ जाते हैं प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारे पास बेसिकली मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हमारे पास ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। दे आर बेसिकली फॉर्मिंग फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स और इनकी सिंथेसिस हमारे पास कहलाती है थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोसाइट्स भी हम लोग इनको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहां पे लिम्फॉइड ब्लास्ट या लिम्फोब्लास्ट हम लोग इनको बोलते हैं और इन लिम्फोब्लास्ट से व्हाइट ब्लड सेल्स की बाकी की जो रिमेनिंग टाइप्स हैं वो बनती हैं। इसमें हमारे पास अगर आप लोग देखें तो ये तीनों जो फर्स्ट थ्री हैं ये हमारे पास हैं बेसिकली ग्रेन्युलोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। और फिर हमारे पास है मोनोसाइट्स और ये मोनोसाइट्स जो हैं एक ग्रेन्युलोसाइट है, ये भी इन्हीं से बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये आता है कि बी या टी लिम्फोसाइट की सिंथेसिस किससे होती है? तो हम लोग इजीली आंसर कर सकते हैं कि लिम्फोब्लास्ट या लिम्फॉइड स्टेम सेल से। तो अगर इन तमाम के तमाम सेल्स के प्रिकर्सर्स की बात करें तो ये हमारे पास ब्लड स्टेम सेल कहलाता है। ये थी हमारे पास हीमोपोइसिस कि किस तरह से ब्लड सेल्स की सिंथेसिस जो है वो हमारे पास हो रही होती है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर, रेड ब्लड सेल। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम लोग एरिथ्रोसाइट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इन एरिथ्रोसाइट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कौन से बनते हैं, इनको हम लोगों ने डिस्कस करना। एरिथ्रोसाइट अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास ये बेसिकली बाइकनकेव सेल है, दैट इज लाइक दिस बाइकनकेव सेल। अब इस बाइकनकेव में हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसका डायामीटर कितना होता है। तो इसका डायामीटर अगर हम लोग बात करें तो 7 to 8 तक रेंज करता है माइक्रोमीटर। ठीक हो गया। दूसरा, इसकी अगर हम लोग बात करें थिकनेस की तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2 नैनोमीटर के करीब होती है। फिर ये जो हमारे पास बाइकनकेव सेल है दैट इज नॉन एज एरिथ्रोसाइट। तो स्टूडेंट इस एरिथ्रोसाइट का 95% हिस्सा दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, और बाकी का 5% जो है ये हमारे पास दूसरे
एंजाइम जो हैं वो मौजूद होते हैं इसमें। तो ये इसमें से वाइटल एमसीक्यूज। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो आरबीसीज हैं इनकी रेंजेस क्या होती हैं डिफरेंट बॉडीज के अंदर। तो अगर हम लोग बात करें मेल्स की, तो मेल्स में हमारे पास नॉर्मली ये ज्यादा होते हैं, दे आर अबाउट 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। इसी तरह से फीमेल बॉडी के अंदर इनकी तादाद कम होती है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि फीमेल बॉडी के अंदर इसके नंबर कम क्यों होते हैं? जी स्टूडेंट, शाबाश। जी बिल्कुल, फीमेल के अंदर कम होने की मेन वजह यह है कि फीमेल बॉडी जो है वो हमारे पास लेस मस्कुलर होती है और उसमें एडिपोज टिश्यूज का कंटेंट ज्यादा होता है। फिर इसके साथ साथ देयर आर सम फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिनोमिनास जो फीमेल बॉडी के अंदर अकर हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी आरबीसीज की तादाद जो है वो इसमें कम होती है। फिर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसकी सिंथेसिस कहां पे होती है? आरबीसीज जो हैं ये बनते कहां पे? ये हमारी डिफरेंट एज के अंदर डिफरेंट जगह पर बन रहे होते हैं। अगर हम लोग एम्ब्रियो की बात करें या फीटल कंडीशंस की बात करें, तो फीटल कंडीशंस के अंदर ये हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट तमाम की तमाम बोन्स जो हैं वो भी इसको बना रही होती हैं। फिर हमारा जो लीवर है वो भी इसके सिंथेसिस कर रहा होता है, स्प्लीन जो है वो भी इसकी सिंथेसिस कर रही होती है। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी फॉर्मेशन। बट जैसे ही ये फीटल से एडोलिसेंस की तरफ मूव करता है, एडल्ट बनता है, तो इसमें हमारे पास रीजन्स जो हैं वो स्पेसिफिक हो जाते हैं। लाइक बोन्स इसमें हमारे पास सिंथेसिस कर रही होती हैं, बट दे आर शॉर्ट बोन्स। और वो शॉर्ट बोन्स कौन सी हैं? इन शॉर्ट बोन्स के अंदर हमारे पास आ जाती है स्कल की बोन्स, इसमें हमारे पास आ जाती हैं रिब्स, इसमें हमारे पास आ जाती हैं वर्टिब्रास। ये याद रखना आपने कि शॉर्ट बोन्स तक लिमिटेड हो जाता है। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास आरबीसीज हैं इनका लाइफ साइकिल कितना होता है, लाइफ ड्यूरेशन कितना होता है? तो इनका लाइफ ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास 4 मंथ्स का होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 120 डेज। इसके बाद दे मूव टूवर्ड्स स्प्लीन, वहां पे ये इनका स्लॉटर हाउस है स्प्लीन, वहां पर ये डीजनरेट होते हैं, इसमें से प्रोटीन कंटेंट, ग्लोबुलिन कंटेंट और हीम पोर्शन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास इनकी जो वाइटल जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इसके आरबीसी के हवाले से वो हम लोगों ने डिस्कस किए। जी स्टूडेंट्स, आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स के बाद अगर हम लोग मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट सेल्स हैं, दे आर डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका दूसरा नाम जो है दे आर ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट्स। तो कहीं पर भी ये ल्यूको की टर्म आए तो ये आपने याद रखना है, दैट इज रिलेटेड विद व्हाइट ब्लड सेल्स। लाइक ल्यूकीमिया की टर्म हमारे पास यूज की जाती है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इसमें हमारे पास ल्यूकोसाइट्स के अंदर, डब्ल्यूबीसीज के अंदर कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं और ये डब्ल्यूबीसीज हैं कौन से? तो जरा ये देखिएगा, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारे पास थ्रू आउट जो वेसल है ट्रेवल करते हैं। इनकी जो सबसे खास बात ये है कि ये हमारे पास एक तो साइज इनका बड़ा होता है एज कंपेयर टू आरबीसीज, दूसरा इनके नंबर की बात करें तो नंबर इनका कम है, 7000 से 8000 हमारे पास मौजूद होता है पर मिलीमीटर क्यूब। मेल फीमेल दोनों में ही ऑलमोस्ट ये सेम होता है। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अंदर हमारे पास इसकी जो नंबर है वो बढ़ जाती है। फिर एक और खास बात ये कि दे आर नॉट बाइकनकेव लाइक आरबीसीज, इनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, दे आर न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये हमारे पास न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। इन न्यूक्लिएटेड सेल्स का मेन काम क्या होता है? दे आर बेसिकली डिफेंस अथॉरिटी ऑफ आवर बॉडी, डिफेंसिव सिस्टम बनाती है ये अथॉरिटी। और ये डिफेंसिव सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आती है तो उस फॉरेन बॉडी को इनगल्फ करना, उसके खिलाफ फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करना इन वाइट ब्लड सेल्स का ही काम है। और इस डिफेंसिव सिस्टम के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अपने फौजी भी हमारे डेथ हो जाती है और जो बाहर से कोई एंटिटी आई है उसको भी डेड करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो कलेक्टिव हमारे पास फ्लूइड बनता है दैट इज बेसिकली पस। इस
पस फॉर्मेशन को हम लोग सुपिनेशन भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज सुपिनेशन। ये हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं, याद रखिएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स दो बेसिक कैटेगरीज हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट आ जाते हैं जी ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है जी, और फिर हैं जी हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स को हम लोगों ने सेपरेटली डिस्कस करना है, क्या होते हैं इनको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि इन WBCs की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही होती है, दे आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो। हमारे बोन मैरो के अंदर ये हमारे पास सिंथेसाइज होते हैं एंड दे आर पिगमेंटलेस सेल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग हमारे इन टाइप्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की टाइप्स, और इसमें हमारे पास सबसे पहले हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। और ग्रेन्युलोसाइट्स को याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है, इनको हम लोग याद करते हैं बेन से, BEN, बेन। अब ये जो बेन है हमारे पास BEN, इसमें B फॉर बेजोफिल, E फॉर इओसिनोफिल और N फॉर न्यूट्रोफिल्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बेजोफिल्स। ये जो बेजोफिल्स हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बेजोफिल हमारे पास ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग सेल्स हैं, लाइक दिस। ये हमारे पास ग्रेन्यूलर जो हैं वो सेल्स की एक टाइप है, और ये ग्रेन्यूलर सेल्स हैं ये हमारे पास टोटल अगर WBCs की परसेंटेज की बात करें तो उसका तकरीबन 1% होते हैं। साइज में ये बड़े होते हैं, दे आर लार्जर एज कंपेयर टू RBC। फिर इनकी परसेंटेज हमारे पास 1% है, ठीक है, टोटल WBC का। फिर अगर हम लोग बात करें तो ये जो बेजोफिल्स हैं ये हमारे पास हिस्टामिन और हेपरिन दोनों रिलीज करते हैं। हेपरिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, और हिस्टामिन जो है ये हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं इओसिनोफिल्स की तरफ। इओसिनोफिल दे आर ऑल्सो ग्रेन्युलेटेड सेल्स, और इन ग्रेन्युलेटेड सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो ग्रेन्युलेटेड सेल्स हैं अगर आप गौर करें तो इसमें हमारे पास बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ग्रेन्यूल्स के साथ साथ इसमें बाइलोब्ड हमारे पास न्यूक्लियस। फिर अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो साइज के लिहाज से ये भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होते हैं एज कंपेयर टू RBCs। फिर परसेंटेजेस की बात करते हैं तो परसेंटेज के लिहाज से टोटल WBCs का दे आर ऑलमोस्ट 2%, ठीक है। फिर ये जो इओसिनोफिल्स है ये हमारे पास ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। उनमें ये हमारे पास रिलीज होते हैं, या अगर किसी पैरासाइट ने हमारे पास अटैक किया है तो उस पैरासिटिक एक्टिविटी के लिए भी ये हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट सेल्स, दे आर कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं स्टूडेंट्स, दे आर द मोस्ट अबंडेंट ग्रेन्युलोसाइट। याद रखिएगा ये बात, दे आर मोस्ट अबंडेंट ग्रेन्युलोसाइट। जरा पहले इसकी तस्वीर देखें, ये जो हमारे पास नजर आ रहे हैं ग्रेन्युलोसाइट, इसमें अगर आप देखें तो इसका जो न्यूक्लियस है वो लोब्ड है, ठीक है। इसमें 2 से 3 लोब या मैक्सिमम इससे ज्यादा लोब भी पाए जा सकते हैं, टेट्रा पेंटा लोब्ड भी हो सकता है, और इसके ऊपर हमारे पास ये ग्रेन्यूल्स मौजूद होता है। अच्छा जी, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये साइज के लिहाज से हमारे पास किस तरह से होते हैं, तो अगर आप इसका साइज देखें दे आर ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑफ द RBC। फिर अगर इसी को देखें तो अभी मैंने बताया कि 2 to 5 लोब जो हैं वो इसमें मौजूद हो सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 to 5 लोब। फिर इसके बाद हमारे पास परसेंटेजेस की बात करते हैं तो परसेंटेज इसमें 62% है। अभी मैंने बोला भी ये MCQs आता है कि मोस्ट अबंडेंट ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से हैं। अगर यही पूछा जाए कि सबसे लेस अबंडेंट कौन से होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, तो आंसर क्या होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, दे विल बी बेजोफिल्स। फिर हमारे पास इसकी अगर शेप से आप अंदाजा लगाएं कि ये ज्यादा भी हैं, हमारे पास साइज भी बड़ा है, तो रोल क्या प्ले करते होंगे, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये हमारे पास डिस्ट्रॉय करते हैं उन तमाम एंटिटीज को जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती हैं, और इसी वजह से हम लोग इन न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोफेगोसाइट्स भी बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स के बाद हम लोग मूव करते हैं
ए ग्रेन्युलोसाइट्स की तरफ। तो व्हाइट ब्लड सेल में ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, दो इसमें सेल्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले इसमें मौजूद होते हैं जी मोनोसाइट्स और फिर दूसरे हैं लिम्फोसाइट। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मोनोसाइट्स को। ये जो मोनोसाइट्स हैं, अगर हम लोग इसकी फिगर देखें तो ये मोनोसाइट की फिगर आपको आइडिया लग रहा है कि इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस हमें नजर आता है, दैट न्यूक्लियस इज बेसिकली दैट कैन बी राउंड टू लोब्ड फॉर्म। ठीक है जी, हमारे पास राउंड टू लोब्ड फॉर्म होता है। अब चूंकि ये WBCs हैं, इस वजह से इनका साइज जो है वो भी हमारे पास इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू RBC, 2 to 3 टाइम्स लार्जर एज कंपेयर टू RBC। फिर हमारे पास इसमें अगर न्यूक्लियस की बात करें तो राउंड टू लोब्ड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाती है। तो परसेंटेज जो है ये 3% है हमारे पास इसका ए ग्रेन्युलोसाइट का। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास सबसे लीस्ट अमाउंट में कौन पाया जाता है? तो आंसर होगा मोनोसाइट। अब एक और बड़ा खास करैक्टर है इनका कि ये जो मोनोसाइट्स हैं ये 10 से 20 घंटे ब्लड के अंदर रहते हैं, उसके बाद टिश्यू में आ जाता है। जैसे ये टिश्यू में आते हैं तो इनको नाम हम लोग दे देते हैं मैक्रोफेजेस का। अब ये मैक्रोफेजेस, इसका नाम हमें ये बता रहा है कि ये मैक्रोफेजेस जो हैं फेगोसाइटोसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बनाते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। कफर सेल्स हैं हमारे पास, ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी शेप, इसका सेल, और ये हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसी ग्रेन्युलोसाइट की एक टाइप, दैट इज नॉन एज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की पहले फिगर देख लेते हैं। तो लिम्फोसाइट अगर आप लोग देखें तो इसका न्यूक्लियस जो है दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू साइटोप्लाज्म, तकरीबन साइटोप्लाज्म को कवर कर रहा है। ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म के साइज का ही न्यूक्लियस होता है। वैसे साइज की बात करें तो दैट इज ऑल्सो लार्जर देन RBCs। इसमें न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल ऑलमोस्ट ज्यादा पाया जाता है, और ये हमारे पास परसेंटेजेस के लिहाज से सबसे अबंडेंटली पाए जाने वाले WBCs भी हैं। सबसे अबंडेंटली पाए जाने वाले हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। कितने होते हैं? इसकी परसेंटेज है हमारे पास 32%। अब यहां पर सवाल देखें, अगर सवाल आए मोस्ट अबंडेंट WBC, आंसर क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स। अगर क्वेश्चन आए मोस्ट अबंडेंट ग्रेन्युलोसाइट, आंसर क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स। अगर आए मोस्ट अबंडेंट ए ग्रेन्युलोसाइट, तो आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट। कितने परसेंट हैं? 32% के करीब होते हैं। फिर ये लिम्फोसाइट फर्दर बी और टी लिम्फोसाइट के अंदर हमारे पास क्लासिफाई होते हैं, जो कि हम लोग इम्यूनिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो इनका रोल है हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना। कोई भी फॉरेन एंटिटी अगर हमारी बॉडी के अंदर आती है तो उसके खिलाफ एक्शन जो है वो इस इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। दीज प्लेटलेट्स आर बेसिकली मेम्ब्रेनस। हमारे पास ये जो एंटिटीज होती हैं दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। ठीक है, इस वजह से हम लोग इनको मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। जरा इसकी फिगर देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये स्मॉलर ग्रेन्यूल से नजर आ रहे हैं। देयर इज नो न्यूक्लियस इन देम, देयर इज नो ग्रेन्यूल्स इन देम, सो दे आर बेसिकली स्मॉलर टाइनी पार्टिकल्स। फिर इनकी तादाद कितनी होती है? हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान ये रेंज करते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर होता है। लाइक यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड प्लेटलेट्स, और ये ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट एक्टिवेटर्स भी होते हैं हमारे पास डिफरेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिहाज से। तो यहां तक हमारे पास प्लेटलेट्स, WBCs और RBCs जो हैं वो वाइंड अप होते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड को। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड में क्या है? फंक्शंस हमारे पास वो तमाम के तमाम हैं जो कि हम लोग इसकी डिफरेंट जो सेल्स के साथ हम लोगों ने पढ़ा है। लाइक हमारे पास ब्लड का जो मेन फंक्शन है ये मेंटेन करना है ट्रांसपोर्टेशन को, ये मेंटेन करना है गैसेस को ट्रेवल करवाना। फिर ये हमारे पास बफर सोल्यूशन के तौर पर एक्ट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल को मूव करवाता है। ये हमारे पास होम्योस्टेसिस के अंदर रोल प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये ऑस्मोटिक बैलेंस जो सबसे ऊपर लिखा हुआ उसकी मेंटेनेंस के अंदर हेल्प करता है। तो 25% और 75% ये याद रखना आपने, 75% तक जो ऑस्मोटिक बैलेंस है ये हमारे पास एल्ब्यूमिन करवाती है, और बाकी का जो 25% है ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो हमारे पास
करवा रही होती हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास ये फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसमें यही जो है वो ओवरऑल जो डिफरेंट सेल्स हैं, जिसमें इम्यूनिटी है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस है, जिसमें हमारे पास बफर सोल्यूशन को करवाना, बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ये तमाम के तमाम फंक्शंस हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज कौन कौन से। तो एमसीक्यूज की बात करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू स्टेटमेंट है हेपारिन प्रिवेंट्स क्लॉट्स एंड इज रिलीज्ड बाय। तो देखें जरा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़े बेसोफिल्स, तो जरा उसको भी रिमाइंड कीजिएगा। इओसिनोफिल ऑप्शन है, मोनोसाइट्स हैं, फिर है न्यूट्रोफिल्स और फिर हमारे पास ऑप्शन है बेसोफिल। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर होना चाहिए इसका? हमने पढ़ा बेसोफिल से हेपारिन और हिस्टामिन रिलीज होता है, तो इसका आंसर जो है वो है हमारे पास बेसोफिल्स। रिमेंबर, नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टेटमेंट दैट इज ग्रेन्युलोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शंस हैं लिम्फ नोड्स, फिर है जी रेड बोन मैरो, फिर है हमारे पास टॉन्सिल्स, फिर है हमारे पास स्प्लीन। तो ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट्स दे मस्ट बी कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग सेल्स। तो कौन से हो सकते हैं, जरा गौर कीजिए। हमारे पास रेड बोन मैरो के अंदर जो है ये हमारे पास बनते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। फिर है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच प्रोटीन प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। कौन सी प्रोटीन करती है? ऑप्शंस हैं जी हमारे पास एल्ब्यूमिन, फिर है हमारे पास ग्लोबुलिन, फिर है हमारे पास फिब्रिनोजिन और फिर है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन। जी स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने फंक्शंस पढ़े तो उसमें मैंने बताया कि हमारे पास 75% तक जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करती है हमारे पास एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसको सोकर प्रोटीन भी हम लोग बोलते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास द टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स which stays in blood for a few hours and then enters tissues and become macrophages are। जी बिल्कुल, मोनोसाइट को थोड़ा सा रिकॉल करें। हम लोगों ने पढ़ा कि मोनोसाइट जो हैं ये हमारे पास 10 से 20 घंटे तक जो है वो ब्लड में रहते हैं। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और है जी बेसोफिल। आंसर क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसका आंसर है हमारे पास मोनोसाइट्स जो कि मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास मेच्योर mammalian red blood cells do not have। ऑप्शंस हैं जी न्यूक्लियस, फिर है रेड कलर, फिर है फ्लूइड्स और फिर है हमारे पास हीमोग्लोबिन। तो जरा एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। क्या हीमोग्लोबिन इसके अंदर होती है? बिल्कुल होती है, 95% के करीब हीमोग्लोबिन होती है। बाकी के 5% इसमें रिमेनिंग एंजाइम, जिसमें वाइटल एंजाइम जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। फिर उसके बाद है फ्लूइड्स। क्या फ्लूइड्स मौजूद होते हैं इसमें? ऑफ कोर्स फ्लूइड साइटोप्लाज्म इसमें मौजूद होता है। रेड कलर इसका जो है वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजनेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फिर हमारे पास न्यूक्लियस, तो इट मींस कि इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसके साथ ही साथ और चीजें भी याद रखनी है आपने कि न्यूक्लियस के अलावा इसमें अदर ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं होते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मौजूद नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उतनी एक्टिविटी के लिए एनर्जी मौजूद होती है और वो भी ग्लाइकोलाइसिस के जरिए से ये अपनी एनर्जी रिसीव करता है। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं इसके प्रैक्टिस पेपर के अंदर। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक रिगार्डिंग द ब्लड। आई होप योर ब्लड इज सर्कुलेटिंग वेल इन योर बॉडी। अल्लाह हाफिज।